अच्छा बेटा, अब हम रिफ्लेक्शन हमने ख़त्म कर दिया है, मिरर्स हमने पढ़ ली जितने पढ़ने थे। अब हम आएंगे किस पे? रिफ्रैक्शन पे। ठीक। अच्छा, तो रिफ्रैक्शन क्या है? ये भी एक फिनोमिनन है। ठीक, इसमें रे रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसमें रे ट्रांसमिट होती है, आगे निकल जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। असल में मान लो यहाँ पानी है नीचे, ठीक, दिस इज़ ऑल वाटर। अब मैं इसमें ये नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, पानी बनाएंगे नहीं, ये थोड़ा यहाँ पर बस लिख दो, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ एयर। मान लो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई एयर से, पानी का टब है, जग है, जो कुछ भी है, उस पर टकराई रे ऑफ लाइट, ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट द रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड। आप बाद में पढ़ोगे कि यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी कुछ ना कुछ, थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ हम रिफ्रैक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। दिस इज द नॉर्मल एंड द रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अब समझना, देखो ये रे ऑफ लाइट आई, ये डिविएट हो गई, है ना, ये कहाँ जाना चाह रही थी? अगर आप देखो तो वो मैं अगर रेड से बनाऊं और थोड़ा सा इसको लाइट बनाऊं, ये देखो द रे वॉज ट्राइंग टू गो दिस वे, है ना। अब कंटिन्यूटी देखो, लेकिन गई यहाँ। सो इज देयर सम सॉर्ट ऑफ डिविएशन? यस, देयर इज डिविएशन। सो रिफ्लेक्शन, डज रिफ्लेक्शन कॉज डिविएशन? यस, वहाँ हमने एंगल ऑफ डिविएशन निकाला है। डज रिफ्रैक्शन कॉज डिविएशन? यस, एनी phenomenon that changes the path of a ray, it will cause deviation. So कितनी deviation हुई? This is the angle of deviation delta. ये है angle of incidence, angle made with the normal, और इसको बोलते हैं angle of refraction, R. ठीक है, so here R is what? Angle of refraction, the angle made by the refracted ray with the normal, that is this angle. ठीक, सो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस वन इज एंगल ऑफ डिविएशन विच इज डेल्टा। अच्छा ठीक है, दूसरी बात, हम आते हैं असल चीज़ पे। देखो यहाँ एयर था, दिस इज कॉल्ड द मीडियम, यहाँ एयर मीडियम है, यहाँ मीडियम कौन है जिसमें ये गई? वाटर। सो इट कम्स फ्रॉम अ मीडियम एयर एंड देन गोज इन टू अ मीडियम वाटर। ठीक है, अब जब ये एयर में थी, इसकी वेलोसिटी थी v1, मान लो va, मान लो वेलोसिटी इन एयर, या वेलोसिटी इन वन मान लो, एक ही बात है, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू, वन इज एयर, टू इज वाटर, सो इट इज v1, और इसकी फ्रीक्वेंसी थी ν1 एंड इसका जो वेवलेंथ था दैट वाज λ1। जब ये यहाँ गई किस में? पानी में, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2, फ्रीक्वेंसी हो गई ν2, एंड इसकी जो वेवलेंथ है दैट बिकेम λ2। ठीक है बेटा, अब समझना बात को ध्यान से, क्योंकि आपको पता है वेव्स में फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? सोर्स। तो यहाँ पर ν1 मस्ट बी इक्वल टू ν2, तो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, अच्छा, और ν1 किसके बराबर आएगा? ν2 के बराबर। बट व्हाट इज न्यू? आपको पता है ना, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इज v बाई लैम्डा, so it is v1 by lambda 1 is equal to v2 by lambda 2. Therefore we can say v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2. इस रिलेशनशिप को भी आप बिल्कुल याद रखोगे हमेशा के लिए, v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2, right? And v1, this is new and ν1 is equal to ν2. अब यहाँ न्यू और v पता है क्या सेम लग रहे हैं, तो हम न्यू यूज़ नहीं करेंगे, लेट्स यूज़ एफ, ये f1, ये f2, इसको मैं सकता हूँ f1 इज इक्वल टू f2, इसको याद रख लेना। ओके, इतना तो हो गया। दूसरी बात, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी of light in a medium
वो एयर हो, वाटर हो, जो भी हो, velocity is equal to c divided by mu, this mu, right, where c velocity of light in vacuum and mu is called as refractive index of the medium. कौन सा मीडियम? जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v है. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. ठीक है. सो व्हाट इज, ध्यान रखना, what is v? It is the velocity of light in the given medium. What is c? It is the velocity of light in vacuum. What is mu? Mu is the refractive index of that medium. ठीक है. So this is the refractive index of that medium. Okay, so this is v is the velocity. ठीक है. अच्छा, ठीक. तो मैं ये बोल सकता हूँ वेलोसिटी इन, मान लो वाटर, velocity in water, velocity of what? Velocity of light in water is equal to c divided by mu of water, refractive index of water. ठीक. अच्छा, so this is refractive index. अब ये इक्वेशन को आप याद रखोगे. Therefore using this expression we can say velocity in, ये हमारा मीडियम, सॉरी ये हमारा मीडियम 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ v1, therefore v1 is equal to c by mu1 and v2 is equal to c by mu2. ठीक है. अच्छा, क्या इन दो को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसमें? v1 by v2. Therefore यहीं से निकाल लो, v1 by v2 is equal to mu2 by mu1, right? ये equation number 2, this is equation number 1. Therefore 2 becomes, equation number 2 becomes v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2 is equal to mu2 by mu1. 2 becomes on comparison with third, ये third है equation. 2 और 3 को आप compare करो, this is 2 and this is 3. इन दो को कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2, तो 2 से आएगा और यही इक्वल टू होता है mu2 by mu1. ठीक, राइट. सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी. ठीक है. एंड इफ देर आर टू मीडिया, मान लो दिस इज मीडियम A एंड दिस इज मीडियम B. इफ mu of A is greater than mu of B, refractive index of A is greater than refractive index of B, then A is called a denser medium. And then there is a medium C. ये mu A है, mu B है, mu C है. अगर ऐसा हुआ, A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu है, mu A है, यूजुअली एक कांस्टेंट ही रहता है, मान लो 2/3. B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/3 और C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2. अब देखो, mu of A is greater than mu of B. दिख रहा है ना? देखो, mu of A greater than mu of B. Therefore A is denser and B is rarer. ठीक. अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, देखो 1/6. बट यहाँ देखना, mu of B is greater than mu of C. Therefore B is denser and C is rarer. आपको क्या पता चला? डेंसर और रेयरर बताने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए जिसके कंपैरिजन में वो डेंसर या रेयरर हो. ठीक. इफ समथिंग इज गुड, इट इज गुड व्हेन यू सी समथिंग बैड. सो if the refractive index of A is 2/3,
whether it is a denser medium or a rarer medium, it depends on the next medium जिससे कंपेयर करोगे, छोटा है कि बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So refractive denser medium and rarer medium, ये relative terms है. So if a particular medium is a denser medium, it can also be a rarer medium when you compare it to some other medium. So A was denser and B was rarer when you compare A and B. But when you compare B and C, then B is denser and C is rarer. ठीक है. और refractive index it cannot be greater than 1. क्यों नहीं greater than 1 हो सकता? ध्यान लगा के देखो, क्योंकि आपको पता है velocity of light in any medium is equal to c divided by the refractive index. If refractive index is greater than 1, if refractive index is greater than 1, ठीक, it would mean, sorry, it cannot be less than 1. मैं पता नहीं कहाँ खोया हूँ. Mu cannot be less than 1. So if mu is less than 1, it would mean that V is greater than C, that the velocity of light in a particular medium is greater than the velocity of light in vacuum, which is C. But it is not possible because C is the maximum possible velocity of light. अब देखो, V is equal to C by mu. Vacuum has mu equal to 1. वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. और फिजिक्स में इसको एयर भी बोला जाता है. याद रखना, एयर को मतलब मोस्ट आइडियली हम बोलते हैं इट इज़ वैक्यूम. अदरवाइज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं एग्जैक्टली होता. एयर में डिफरेंट गैसेज होती है, बाकी चीज़ें होती हैं. बट जब कुछ ना दिया हो तो एयर को भी वैक्यूम ही माना जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है. सो जब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पुट करोगे, सो वी आपको मिलेगा c डिवाइडेड बाय 1 विच इज c. ये v किस में निकाल रहे हो आप? वैक्यूम में. क्यों वैक्यूम में निकाल रहे हैं? क्योंकि हम म्यू कितना डाल रहे हैं? 1. और म्यू 1 होता किसका है? वैक्यूम का. सो वी गेट v इज इक्वल टू c. देयरफॉर वी से दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c. दिस इज v एंड दिस c इज 3 into 10⁸ इन SI यूनिट्स. ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा, सो दिस इज इट. अब हमने यहाँ से क्या सीखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. ठीक है, असल एक्सप्रेशन जो आपको याद रखनी है दैट इज दिस वन, कि किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको कोई बोले कोई भी मीडियम दिया, बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें कितनी होगी, तो आपको होगी भाई c तो c है, डिवाइड बाय कर दो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सॉरी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. अच्छा, और कौन सी एक्सप्रेशन तुमने याद रखी? और तुमने याद रखी कौन सी एक्सप्रेशन? रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, और तुमने ये वाली एक्सप्रेशन याद रखी. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, ओके. v1 by v2 इज इक्वल टू λ1 by λ2 इज इक्वल टू μ2 by μ1. ठीक. अच्छा, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे. टॉपिक डाल दो ऊपर, जो इससे पहले पढ़ा उसके ऊपर लिखना बेसिक्स. ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या है ये? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अच्छा ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट हैपेंस इज, देखो मान लो ये हमारे पास ऊपर एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2, और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल से टकराई, नॉर्मल ऐसा बना हुआ है, सो इट विल गो लाइक दिस. देखो, इट विल गो लाइक दिस. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब देखो, स्नेल ने बोला कि भाई n1, सॉरी स्नेल ने कहा, नॉर्मल तो ये है, उसने कहा μ1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ r. ठीक है. सो दिस इज 1, इसमें कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. सो जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उसका म्यू यहाँ पर इंटू साइन ऑफ दैट एंगल इंसिडेंस. ठीक. सो देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है? μ1, और एंगल कौन यूज हुआ है? i. क्यों i यूज हुआ? क्योंकि तुम्हारा जो ये μ1 है
ये 1 है और इसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी मीडियम में। ठीक बेटा, तो ये आप लिखोगे μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो ऐसे कभी कभी बुक लिखती है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। कभी कभार बुक ये भी लिख देती है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2, यहाँ ऊपर 1 लिख देगी सुपरस्क्रिप्ट में, ऐसा म्यू नीचे 2 ऊपर 1। ये जो ये होता है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है क्या लिखने का, μ2 बाई μ1। समझ गए? अच्छा ठीक है। सो हम ऐसे याद रखेंगे अपना μ2 डिवाइडेड बाई μ1। ओके, कभी कभार ऐसे लिखेंगे इट इज इक्वल टू म्यू, मतलब लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू लिखने का मकसद क्या है, कैसे लिखा, देखो वो कहते हैं कि भाई अगर मीडियम 1 जो है ये एयर हो, क्या हो, एयर। अगर एयर हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, तो वो μ1 की जगह 1 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, μ1 की जगह 1 पुट। जो ही उन्होंने यहाँ 1 पुट किया तो उनको मिलेगा μ2 बाई 1, तो साइन आई बाई साइन आर को कहेंगे μ2। अब वो कहेंगे भाई μ2 क्यों लिखना, म्यू ही लिख दो ना, क्यों, क्योंकि अब 1 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1 था वो तो, जो μ1 था वो तो 1 के बराबर आ गया, अब तो एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचा, उसको म्यू लिख दो, 2 क्यों लिखना, तो वो इस 2 को रिप्लेस करेंगे म्यू से, सो दिस इज म्यू। लेकिन ये गलत तरीका है, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमेशा यहाँ एयर नहीं होगा, वो बच्चों वाले सवाल होंगे जहाँ यहाँ पर एयर होगा हमेशा। इसमें कभी कभार वाटर भी होता है, किसी डिफरेंट टाइप की गैस भी हो सकती है। सो व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, ये सब नहीं, आप ये याद रखोगे। ये भी तो मुझे लगता है बेटर टर्म जो इसकी है वो ये है, दिस वन, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। और साथ में जो लाइन दिमाग में रखोगे वो ये रखोगे, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम that has the angle of incidence, that has the incident ray, and μ2 is the refractive index of the medium that has the angle of refraction, or that contains the refracted ray। ठीक है, ऑल राइट, ये तो हो गया इतना। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी पता है कि देखो हमने ये तो पढ़ा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, बट वी हैव रिसेंटली लर्न समथिंग अबाउट दिस। ये जो μ2 बाई μ1 यहाँ पर है, ये λ1 बाई λ2, यही v1 बाई v2, तो इसको लिख सकते हो λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो ये एक और तरीका है स्नेल्स लॉ को याद रखने का। कभी कभार न्यूमेरिकल में आपको वेलोसिटी निकालनी होती है, साइन आई दिया होता है, साइन आर दिया होता है, v1 दिया होता है, तो v2 निकाल सकते हो। ठीक है, कभी कभार लैम्डा निकालना होता है, तो मैंने इसीलिए कहा कि ये वर्सेटाइल इक्वेशन ज़्यादा है ये वाली। ठीक है ना बेटा? अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो दूसरी चीज़ समझाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। ये यहाँ से हटा देते हैं ये सब। हाँ, अब समझना, यहाँ पर ये मीडियम है, ठीक, ये ऐसे आई रे ऑफ लाइट, ये ऐसे गई, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल बेटा, यहाँ इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अच्छा देखो यहाँ आपको इक्वल नहीं लग रहा होगा, नहीं ना लग रहा है इक्वल, बट इक्वल होते हैं। अब लग नहीं रहा तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉरी इक्वल नहीं होते, अरे यार मेरी मत मारी गई है, इक्वल नहीं होते, मतलब यहाँ लगता है वो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू का सिस्टम सारा। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्शन थोड़ी ना है। अच्छा अब क्या करते हैं हम कहते हैं भाई साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ऐसे μ2 बाई μ1। ठीक, अब समझना, इफ I इज ग्रेटर देन R, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है, इट वुड इम्प्लाई साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, क्योंकि एंगल बढ़ता है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता है 0 से 90 तक, इज ग्रेटर देन साइन आर, which would imply μ2 is greater than μ1, which actually means if μ2 is greater than μ1 then I should be greater than R। समझो इस बात का मतलब क्या है।
विच इम्प्लाइज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बड़े होने का मतलब क्या, ये डेंसर है. इफ 2 इज डेंसर देन 1, यानी कि 2 इज डेंसर 1 इज रेयरर. सो 2 यहाँ पर डेंसर 1 इज rarer. So if 2 is denser and 1 is rarer, it would imply I is greater than R. यही तो है जो ऊपर ये I is greater than R. If I is greater than R, देखो इस I को R से बड़ा होने का तरीका क्या है समझो. अगर ये रे ऐसे ही जाती जैसे आ रही थी, क्योंकि देखो ये रे ऐसे आना चाह रही थी, इसको ऐसे ही चले जाने देते आप, तो I और ये वाला एंगल जो R है बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. I को बड़ा होना है R से, तो ये जो रे है ये इसको यहां आना पड़ेगा, तभी R घटता जाएगा और छोटा हो जाएगा I से. अगर ये एक्चुअल पाथ से यहां को डिविएट हो जाए फिर तो R बढ़ जाएगा ना, फिर देखो फिर R बढ़ जाएगा. लेकिन हमें यहां पर क्या कह रहा है, इफ 2 इज डेंसर एंड 1 इज रेयरर, इफ 2 इज डेंसर and 1 is rarer, then I should be greater than R. If I has to be greater than R, then this refracted ray, it has to travel in this direction, which means it has to travel towards normal, right? तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, that if 2 is denser and 1 is rarer, then the refracted ray has to travel towards normal. ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ स्टार मार्क कर लो, that the refracted ray travels towards normal if it enters a denser medium and if it enters a rarer medium, it will go away from normal. दूसरी चीज समझो, अगर ये दो मीडियम ऐसे हैं कि जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो ना तो कोई डेंसर है ना दो में कोई रेयरर है, तो इस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट का कुछ नहीं होगा, ये अपने स्ट्रेट पाथ पे जाएगी जैसी थी. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होंगे. कब बराबर होंगे, जब रेयरर और डेंसर कुछ होगा नहीं, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर बोथ इज सेम, then it continues on its path. What continues on its path? The ray of light will continue on its path. If what is same? If the refractive index of both of them is same. अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया. नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो समझने के लिए है, वो देखो, बात सुनो. अगर तो मेरे पास ये आ गया, मान लो कि ये 1 है और ये 2 है. 1 को मान लो रेयरर, 2 को मान लो डेंसर. अब रे ऑफ लाइट आई ऐसे सीधा परपेंडिकुलर सरफेस को. अच्छा बेटा, नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे ही. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना है, 0. तो मुझे पता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R. अब देखो μ1 तो 0 नहीं है, लेकिन ये sin 0 इज इक्वल टू μ2 sin R. देयरफॉर क्योंकि sin 0 है, तो आपको मिलेगा sin R इज इक्वल टू 0, विच वुड इम्प्लाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0. किसके साथ एंगल 0, नॉर्मल के साथ ही तो एंगल मेजर करते हो. तो रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी, 0. तो इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे चली जाएगी स्ट्रेट. So this is refracted, this is incident ray. So refracted ray incident ray के पाथ में कब कब होती है, एक, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम, या दो, दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट तो हो लेकिन रे ऑफ लाइट हो परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. इसको बोलते हैं इंटरफेस का मतलब जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो, बाउंड्री. समझ में आई बात? ओके, ये तो होगी ये सारी बकवास. अब हमें आगे क्या करना है वो देख लो आप. ओके, ये गया, ये भी गया, फाइन. अच्छा जी, सवाल कहाँ से आ सकते हैं, किस तरह के पूछे, लेकिन हाँ मैंने आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ में जब साइन I बाई साइन R लिख रहे हो,
ये आएगा μ2/μ1, लेकिन यूं ही μ2/μ1 दिमाग में नहीं ठूसना। यहाँ से आता है μ1 sin I is equal to μ2 sin R. μ1 is the refractive index of the medium which contains angle of incidence or incident ray. μ2 is the refractive index of the medium that contains the angle of refraction or the refracted ray. ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, देयर आर सम गुड न्यूमेरिकल्स इन इट जो हमें करने हैं और हम करेंगे ऑफ कोर्स। सो फोटो लाइब्रेरी से हम कुछ न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, ऐड देम ऑल। तो इसको यहाँ लेके आओ, इसको उठा के यहाँ लेके आओ, इसको उठा के इसमें कुछ रिफ्लेक्शन पे मुझे एक दो न्यूमेरिकल दिखे थे बुक में, तो मैंने वो उठा के लाए हैं। ग्राफ्स पे न्यूमेरिकल हैं, देखो यूजुअली में भी आपसे कोई पूछ ले ग्राफ कभी, समझना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ यू एंड वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, फाइंड द ग्राफ। देखो यहाँ पर आप कुछ खास कमाल नहीं करना है, आपको बस दिमाग लगाना है। देखो ऑब्जेक्ट जब होता था फोकस पे तो इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब होता था कहाँ पर, पोल पे। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जब पोल पे होता था तो पोल से डिस्टेंस कितनी, 0, तो इमेज कहाँ बनती थी, पोल पे। फिर अगर उसको पोल से तुम सरकाओगे, फोकस पे लेके जाओगे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। फोकस से हटाते जाओ तो v जो है, जब u था फोकस पे तो v था इन्फिनिटी। अब तुम u को हटा रहे हो और ला रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को, तो v भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगा, ठीक है। तो u को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर पहुंचा दो कहाँ, इन्फिनिटी, तो v कहाँ सरकता आएगा, फोकस पे। इसका मतलब जो ही तुम u को बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा v घट रहा है। अगर u बढ़ रहा है तो v घट रहा है। u बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है बेटा, u बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो देखो u बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी किस ग्राफ में दिख रहा है, इस ग्राफ में u बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम अगर u को बढ़ाओगे तो ये लाइन कट कर जाएगी इसको। u कभी बढ़ते बढ़ते यहाँ इन्फिनिटी पे नहीं जा पाएगा। यहाँ देखो u बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी नहीं जा सकता। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो जा तो सकता है, देखो यहाँ से, लेकिन तुम्हें ये पता चलेगा अगर तुम u को इस डायरेक्शन में जा रहे हो ग्राफ के तो तुम्हारा v भी बढ़ रहा है। अरे इस लाइन का मतलब क्या है, ऐसी लाइन के होने का, ऐसी लाइन के होने का। इसका मतलब जैसे जैसे तुम्हारा x बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा y भी बढ़ रहा है। देखो y भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब u बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं, u के बढ़ने से v घटता है। अब देखो यहाँ तो u बढ़ रहा है, इस लाइन से बढ़ाना है ना u को, 0.1, 0.2, 0.3। अच्छा 2 पर जो u है वो 1 से ज़्यादा है, यस। देखो 3 पर जो u है, देखो यहाँ जो जो u बढ़ रहा है तो v घट रहा है, दिस इज v, दिस इज v, दिस इज v। जो जो u बढ़ रहा है वैसे वैसे v घट रहा है ना, ठीक। अब समझो, देखो जो ही तुम यहां टच कराओगे ना इस लाइन को नीचे, तो v कितना हो जाएगा, 0, है ना। v 0 हो गया, लेकिन v 0 होने का मतलब v कहां पर आ गया, पोल पे। लेकिन v तो इमेज तो पोल पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट भी पोल पे होगा, तो इसका मतलब u भी 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ u के किसी डिफरेंट वैल्यू पे तुम्हें ये v 0 बता रहा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो ये ग्राफ किस हद तक ठीक है कि u के बढ़ने से v घट रहा है, और वो तो कनकेव मिरर में होता है कि u के बढ़ने से v घट रहा हो, और u जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, u मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मुझे पहले इतना बता दो सर। u मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो जब u अपना मैक्सिमम अटेन करेगा तो v के 0 होगा क्या, नहीं, v 0 नहीं हो पाएगा, v होगा फोकस पे। इमेज तो फोकस पे बनती है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा। u के इन्फिनिटी जाने पे v कितना हो जाए, फोकस पे, ठीक है। अब समझना, उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जैसे जैसे u बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में तो v भी बढ़ रहा है ग्राफ के हिसाब से। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा है, 3rd, ठीक। देखो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये तुम्हें दिखा रहा है कि ये ग्राफ
ये ग्राफ क्या कभी v ज़ीरो बनाएगा? यस, इट कैन मेक v इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन कहाँ? v को ज़ीरो होने के लिए ग्राफ को x एक्सिस को काटना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ पर हो रहा है? इन्फिनिटी पे, ठीक है ना? सो अब देखो, जब u घटता जाए, u के घटने का मतलब ये फोकस की तरफ आ रहा है। जब u घटते घटते फोकस की तरफ जाएगा तो v बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस ग्राफ टेल्स यू एवरीथिंग। इस ग्राफ में लिख लो यहाँ पर, एज u रिड्यूसेस। देखो बेटा, एक चीज़ समझना, ये ग्राफ ऐसे दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर अब u इन्फिनाइट हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट से जब वापस आते जाओगे कहाँ तक पहुँचते जाओगे? इनफाइनाइट से वापस आते आते तुम फोकस की तरफ तो बढ़ रहे हो, मतलब तुम इमेज को पुश कर रहे हो कहाँ? इन्फिनिटी तक। सो एज यू रिड्यूस, और वो ये दिखा रहा है, देखो तुम यहाँ की तरफ आते जाओ, ये ग्राफ ऊपर सरक रहा है v के हिसाब से, इन्फिनिटी तक जा रहा है। एज यू रिड्यूसेस v टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर दिस इज करेक्ट। यहाँ देखो u रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस डायरेक्शन में जब आओगे u को कम कर रहे हो, लेकिन उतना ही ग्राफ कहाँ टच हो रहा है? y एक्सिस को। तो देखो जब फाइनली u यहाँ कितना है, दिस इज ज़ीरो, मान लो, देखो बेटा, दिस इज ज़ीरो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। जब u 4 था, फिर 4 से घट के 3 हो गया, तो v कितना हो गया? ये। अब u 3 से घट के 2 हो गया, तो v कितना हो गया? ये। u जब ज़ीरो हो जाएगा ना, ध्यान देना, u जब ज़ीरो हो जाएगा तो क्या तब v इतना होगा? तो देखो, अगर u ज़ीरो भी हो गया तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट फोकस पे भी रहा होगा। समझ रहे हो ना बात? देखो, ये मिरर मान लो, ये बेचारा ऑब्जेक्ट थका हारा आ रहा है, इन्फिनिटी से चलते होते होते ये ज़ीरो पर कब पहुंचेगा? जब ये कहाँ आएगा? पोल पे। अरे भाई, यहाँ से चल के आया, पोल तक भी पहुंच गया, बीच में ये फोकस को टच तो किया होगा। तो जिस टाइम इसने फोकस को टच किया होगा उस टाइम तो इमेज कहाँ होनी चाहिए थी? इन्फिनिटी पे। लेकिन यहाँ देखो, ये बेचारा ऑब्जेक्ट थक हार के यहाँ से चलता आ रहा है, ज़ीरो भी हो गया, लेकिन v कहीं इन्फिनिटी इसके बीच में नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं तो फोकस को टच किया होता है इसने। तो इसीलिए ये ग्राफ गलत है। ये तो सरासर गलत है, 2 तो सरासर गलत है, वो तुम्हें अब पता ही है क्यों। तो इसीलिए एक ही यहाँ पर देखो कौन होल्ड करता है? 3। ठीक। सो इस तरह से आप इसको वहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट ग्राफ देख लो। नेक्स्ट ग्राफ थोड़ा आसान ही है, वैसे ये भी आसान ही था, नेक्स्ट में थोड़ा आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये आपका, मान लो यहाँ सवाल नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, कनकेव मिरर। सवाल बना लेना, फॉर अ कनकेव मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट। किसके बीच में ग्राफ है समझ लो, 1/u और 1/v। ये u और v के बीच में नहीं है। तो क्योंकि 1/u और 1/v के बीच में ग्राफ है, हमें इन दो के बीच में डायरेक्ट इक्वेशन पता है, तो यहाँ कुछ सिर नहीं खपाना है ज़्यादा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक। 1/v किसके अलॉन्ग प्लॉटेड है? y के अलॉन्ग। 1/u x के अलॉन्ग। तो मैं लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f। 1/v किसके अलॉन्ग प्लॉट है? y इज इक्वल टू माइनस 1/u x प्लस 1/f। क्या ये y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c है? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद व्हाट स्लोप? -1। ज़रा यहाँ कौन सी लाइन है जिसका नेगेटिव स्लोप है? फर्स्ट। बात खत्म। ठीक। सो वी आर डन विद दिस। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, वो खाली 1 था। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 31 जो है ना, दिस इज समथिंग दैट वी विल डू अ बिट लेट। ठीक, अभी नहीं इस पे जाएंगे, इसको हम थोड़ा लेट करेंगे। यहाँ देख लो सवाल क्या है। ये अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट, देखो, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू √3. So this is the glass plate.
इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, ठीक है. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज. अब आप होगी सर रिफ्लेक्टेड कहाँ से आया? याद करो मैंने कहा था एक पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होता है. तो देखो क्या होता है असल में यूं आएगा, दिस इज नॉर्मल, सो ये 1 है. सो ये कह रहा है देखो, a ray of light falls on a glass plate of refractive index n is equal to √3 falls on the glass plate. तो ये ग्लास प्लेट क्या है? ग्लास क्या है? इट इज मीडियम 2. ध्यान से समझना एक बात, ये आपको ये नहीं कह रहा है कि रे ऑफ लाइट आ कहाँ से रही है, किस मीडियम के थ्रू आ रही है, फिर ग्लास पे पड़ रही है. जब कुछ ना दिया हो तो इट इज एयर, और इसका फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस टाइम 1 लेना होता है. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्ट होगी बिकॉज 2, दिस इज एयर, एयर इज रेयरर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, बाकी सब का 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि एयर को बोलते हैं वैक्यूम भी. एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बाकी सब का 1 से ज़्यादा. तो 2 इज डेंसर देन 1, तो इसका मतलब रे टिल्ट होगी किसके फेवर में? नॉर्मल की तरफ. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेकिन जिस इंटरफेस पे रे स्ट्राइक करती है वहाँ से थोड़ा सा पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होता है. या आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे, ब्रेवेस्टर्स लॉ पढ़ते हैं इसको बोलते हैं ब्रेवेस्टर्स लॉ. इसमें ये काम आता है, बट यहाँ पर अगर इसने लिया है तो हम रिफ्लेक्शन भी लेंगे. सो एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, एक पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया, एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, मान लो टुकड़े हो गए एक हिसाब से इसके. हमारे इस पूरे चैप्टर में काम खाली रिफ्लेक्टेड पोर्शन से है. ये एक सवाल ऐसा आया है जिसमें अभी हम रिफ्लेक्टेड पोर्शन भी देख रहे हैं. सो इसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ, अरे यार, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको मैं आर डैश लिखता हूँ क्योंकि यहाँ भी आर आ गया ना, तो मैं लिखूंगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. इसने कहा कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल है 90 डिग्री. सो इट कुड बी लाइक दिस, ठीक है. थोड़ा आप इसको ऐसा करो, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर. ओके, सो दिस इज 90 डिग्री. इन दो के बीच, किन दो के बीच में? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ये एंगल इसने आपको दिया है कितना? 90 डिग्री. हाँ, इसने कहा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3. तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1. μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें कौन है? इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है. तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ2 आपको दिया है कितना? √3 डिवाइडेड बाई μ1. क्या μ1 के बारे में कुछ मेंशन्ड है? सो इट इज 1, ठीक. बट ऑल्सो I is equal to R dash, law of reflection, ठीक है. I is equal to R dash, तो मैं लिखूँ साइन R dash बाई साइन ऑफ R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक. अब एक चीज समझना, देखो, हाँ, इन दो के बीच में एंगल कितना? R dash also R dash plus 90 degree plus R is equal to 180 degree. Am I right? तो फिर मैं ये लिखूं, हमें निकालना क्या बेटा? What is the angle of incidence? तो मैं लिख सकता हूँ R dash is equal to 180 minus 90 minus R. उसको मैं लिख सकता हूँ 90 minus R, therefore साइन ऑफ 90 माइनस आर बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू √3. इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस आर बाई साइन आर इज इक्वल टू √3. कॉट आर इज इक्वल टू √3. आर इज इक्वल टू 30 डिग्री. नाउ इफ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, पुट इन फर्स्ट, मैं लिखूँ साइन आई बाई साइन 30 is equal to square root of 3. तो साइन आई ओवर, तो ये इज इक्वल टू √3. तो साइन आई इज √3 बाई 2. तो आई है 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 60 डिग्री. ऑल्सो एंगल ऑफ डिविएशन निकाल सकते हो. एंगल ऑफ डिविएशन, यस, अगर तुम्हें आर पता है, एंगल आर
कितना एंगल आर तुम्हें पता है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो डिविएशन तो ये हो गया ना, जो ये चाह रही थी रे ऑफ लाइट, ये पोर्शन डिविएशन हो गया, राइट। अब बताओ ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा इतना सा, सॉरी ये पूरा पोर्शन नहीं, ये क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दिस पूरा एंगल मस्ट भी कितना 60 डिग्री, उसमें से ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिविएशन, ऑल्सो एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बेटा, राइट। सो ये एक छोटी सी चीज़ थी किसके बारे में, एंगल ऑफ डिविएशन वगैरह वगैरह के बारे में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सब। अच्छा दूसरी चीज़, ये एक न्यूमेरिकल है, अच्छा है, वो भी देखते हैं, देख लो आप। सवाल है, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद दिस। अब देखो एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा यूजुअली कांस्टेंट होता है, इट इज़ कांस्टेंट यूजुअली 4/3 √3 √5 एंड ऑल, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं कहीं क्या होता है, वेरिएबल भी हो जाता है। मान लो कोई ग्लास स्लैब है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, सो उस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क आएगा। सो यहाँ पर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से, ये n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तभी मुझे n हो रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। लेकिन हमारी आदत है हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 + x/2a। कह रहा है कि इफ द रे एंटर्स द मीडियम पैरेलल टू द x एक्सिस, what will be the time taken for the ray to travel between x is equal to 0 and x is equal to a। देखो दिमाग खर्च करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम इट इज़ c डिवाइडेड बाई v। v इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, अरे है ना, ओके। अच्छा, या v इज इक्वल टू c बाई म्यू नॉट, या c बाई म्यू, इतना ही होता है ना, ओके। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। देखो एक चीज़ बेटा हमेशा याद रखना, अगर आपको यही सवाल एग्जामिनेशन सेंटर में दिख जाए, कहीं नीट है जेई है, तो आप इसको इन वन इंस्टेंट में भी पकड़ पाओ, मुझे नहीं लगता पकड़ पाओगे, क्योंकि पता है आपका दिमाग कहाँ फोकस करेगा। ये एक टफ चीज़ दी गई है, हमारे दिमाग में एक कैपेसिटी है कि वो पहले कॉम्प्लिकेशन को देखता है, वो ये नहीं देखता कि ये चीज़ आसान भी हो सकती है। हमें क्या दिखा, n इज इक्वल टू n0 इंटू 1 + x/2a। अरे यार दिखना चाहिए काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। क्यों, क्योंकि ये आपको टाइम पूछ रहा है भाई, टू ट्रैवल बिटवीन, और पोजीशन दे रहा है x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू a0, और इसने ये n दे रखा है। तो मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि भाई टाइम निकालना है, पोजीशन भी दी है, पोजीशन पता है, टाइम निकालना है, बचा क्या वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी कहाँ से लाऊं, अरे हाँ मुझे ये तो पता है कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में मिले हुए हैं, किस एक्सप्रेशन से मिले हुए हैं वो भी मुझे पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो ये लगा लो, यहाँ से दिमाग खनकना चाहिए आपका। सो मैं कहूँगा वेलोसिटी इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई n0 इंटू 1 + x/2a। बस काम खत्म, वेलोसिटी मिल गई तो टाइम नहीं निकाल। यहाँ पे आप देख लो v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई n0, v को लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू c/n0 इंटू 1 + x/2a। तो मुझे मिलेगा n0 इंटू 1 + x/2a dx इज इक्वल टू c dt। अब इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो n0 यहाँ आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन तो आ जाएगी इंटीग्रेशन x + 1/2a इंटू x²/2। लिमिट्स अब देखो, इसको आना है 0 से a तक, तो शुरू करेगा 0 पे, t पर पहुंच जाएगा a तक, तो यहाँ आएंगे लिमिट्स 0 से a इज इक्वल टू c t, यहाँ 0 से t। सो n0 इंटू अपर लिमिट मान ले a + 1/4a इंटू a² माइनस लोअर लिमिट, जब x को 0 पुट करेगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा, is equal to ct। So n0 into this and this cancels, so a + a/4, so it is 5a/4 is equal to ct। Therefore the time taken is 5 n0 a/4c।
दिस इज़ द टाइम दैट इट टेक्स टू क्रॉस. ठीक है. सो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स और करेंगे, रिफ्रैक्शन पे ही करेंगे.